हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा जो नया टॉपिक है मतलब जो मेथड सेकंड है। अ, इससे पहले हम लोगों ने मेथड वन देखा था जो कि हमारा गॉस जकोबी आइट्रेशन मेथड था। ये हमारा गॉस साइडल मेथड है, आइट्रेशन मेथड। इसको हम लोग इसमें अच्छे समझ रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होने वाला है ये हमारा जकोबी मेथड से, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है। लेकिन आप एक दो क्वेश्चन खुद से कर लोगे ना तो आपकी फुल प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में वर्किंग रूल तो सेम ही है, बस लास्ट में एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं है, जो इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है, बाकी वो चीज़ हम लोग अच्छे से भी समझ सकते हैं। हमारा वर्किंग रूल है कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जैसे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस तरह से तीन इक्वेशंस होते हैं जिसके अंदर हमारा ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होता है और ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के इक्वल होता है इस तरह से, ठीक है। तो और हमने आपको वहाँ पे बताया था एक डायगोनल डोमिनेंस प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो बाकी दो एलिमेंट के सम से ग्रेटर होने चाहिए, और वो जो बाकी एलिमेंट्स आप लोग ले रहे हो वो सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव होना चाहिए। मॉड मतलब उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कर देना। आपको मैंने एक वो लास्ट लेक्चर प्लीज़ आप लोग देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ जितना ज़्यादा अच्छे से मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था गॉस जेकोबी मेथड। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको पूरा मॉड्यूल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप गॉस जेकोबी मेथड देख लेना पहले। अब देखो इस लेक्चर में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये रूल सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स बाकी दो एलिमेंट के सम से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये गॉस साइडल मेथड के साथ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा कि हमें गॉस साइडल मेथड लगाना है या गॉस जेकोबी मेथड, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें गॉस साइडल या गॉस जेकोबी मेथड लगाने के लिए ये चीज़ तो चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज़ चेक करने के बाद ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी तो हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, और फर्दर प्रोसीडिंग में क्या करना है आपको, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, उसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बाकी सबको बस क्या करना है, राइट हैंड साइड में भेज देना है। इन दोनों को राइट हैंड साइड में बढ़ोगे तो माइनस में जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में जाएगा। फिर सिमिलरली वाई को इस तरफ रख के बाकी सबको उस तरफ भेजोगे। फिर हम जेड को इस तरफ रख के बाकी सबको उधर भेजोगे, तो तुम्हें ये तीन इक्वेशंस मिलेंगे एक्स और वाई जेड, जिसमें तीनों की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो फाइंड आउट करने के लिए हम लगाते हैं आइट्रेशन, ठीक है। अभी तक तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था जकोबी मेथड का। अब बात बात आती है कि क्या अलग है। अब आइट्रेशन से समझेंगे कि इसमें क्या अलग है। आइट्रेशन वन देखो, तो उसमें क्या करते थे ना, उसमें भी यही चीज़ करते थे, एक्स की जगह एक्स नॉट, वाई की जगह वाई नॉट और जेड की जगह जेड नॉट, ठीक है। अब एक्स वन है तो उसमें भी एक्स वन इस तरह से रहता था, ये वाई नॉट जेड नॉट सेम ऐसा ही था, ठीक है। लेकिन अगला जो स्टेप होगा इसमें इसमें क्या होगा, इसमें अब हम एक्स वन यहाँ से फाइंड आउट किए पहले, तो अब क्या है, हमें एक्स वन पता लग चुका है, तो हम यहाँ पे एक्स नॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ पे एक्स नॉट नहीं लिखेंगे। जब एक्स वन हमें पता है तो हम उस एक्स वन को यहाँ लिख देंगे। बाकी हमें जेड नॉट नहीं पता है तो जेड नॉट ही रहेगा। फिर जब आगे जेड वन पे जाओगे तो हमें फार्मूला तो ऐसे ही लिखना है, लेकिन अब हमें जो यहाँ पे जैसे एक्स वन वाई वन लिखा है, जैसे हमें लिखना तो चाहिए था रूल्स, पिछले बार जो जकोबी में था वहाँ एक्स नॉट वाई नॉट था ना, क्योंकि अब हमें एक्स वन वाई वन पता है तो हम एक्स नॉट वाई नॉट नहीं लिखेंगे, एक्स वन वाई वन लिखेंगे। मतलब जो हमें पता चलते जाए उसको हमें बदलते जाना है। समझ गए ये चीज़। फिर जब आइट्रेशन टू भी देख लो एक बार, इस दो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब आइट्रेशन टू में आते हैं, तो देखो अब हमें एक्स वन वाई वन जेड वन पता है, तो फर्स्ट स्टेप में तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, तो वाई वन जेड वन पहला स्टेप तो हमारा वाई वन जेड वन जो हमें पता है वही आएगा। लेकिन अगले स्टेप में जैसे ही बढ़ोगे आप लोग, जेड वन तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक्स की वैल्यू हमें ये एक सेकेंड, ये जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे एक्स नॉट ये एक्स वन होना चाहिए ना, अगर रूल्स के अगर जकोबी के हिसाब से सोचे। लेकिन यहाँ पे यही तो चेंज है कि हमें जो जो चीज़ हमें पता चल गई है उसकी उसमें हमें पिछले वाले आइट्रेशन की वैल्यू नहीं लिखनी है, एकदम लेटेस्ट आइट्रेशन की वैल्यू लिखनी है। तो अभी हमें एक्स टू पता चल गई है ना, तो हम पिछले वाले एक्स वन नहीं लिखे हैं, आइट्रेशन हमें पता चल गई इसलिए। वैसे ही अब वाई टू हमें यहाँ से मिल जाएगा, एक्स टू वाई टू हमें मिल गया। अब जेड टू में एक्स वन वाई वन नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि अब हमें एक्स टू वाई टू पता है, तो एक्स वन वाई वन की जगह हम एक्स टू वाई टू लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, और जब हमारा जो एक्यूरेसी है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वहाँ पे एक्यूरेसी अचीव हो जाएगी, मतलब दोनों इक्वल वैल्यू आ जाएगी, तब हम बोलेंगे कि हमारा एक्स वाई जेड उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। और यहाँ पे हल्का फुल्का अप्रोक्सीमेशन हम लोग आराम से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो हमारा जो बेसिक है, जो इंट्रोडक्शन है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा क्या चीज़ है। मैंने बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करी आप लोगों को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन पे। अब एक बार ये बता दिया, एक बार क्वेश्चन बता दूंगा, चीज़ें अच्छे से याद आ जाएंगी, आप लोगों को याद हो जाएंगी। इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ये क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि दो बार समझा दूंगा ना तो उससे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आप लोगों को। अभी अभी तो जनरल फॉर्म में समझाएं, आप क्वेश्चन के फॉर्म में समझा रहा हूँ। अब क्या है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाई गॉस साइडल मेथड, ठीक है। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें हर क्वेश्चन में दे रखा होगा, और यहाँ प्रॉपर्ली जैसे पिछली बार बता रखा था जकोबी मेथड्स करना है,
हमें क्वेश्चन में साइडल मेथड्स करना है, ये भी बता के रखेगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को देखने के बाद हमें सबसे पहला जो काम करना है, हमें चेक करना है। अब जैसे 27 है, 27 इन दोनों के सम से ग्रेटर होना चाहिए। इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या है 6 और यहाँ पे 1। निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो 6 और 1 का सम कितना होता है 7। ऑब्वियसली 27 ज़्यादा है। अब डायगोनल एलिमेंट चेक करना है, तो डायगोनल में ये 15 आ गया। अब 15 6 और 2 8 होता है, 15 ज़्यादा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक्स वाई और 54 पे, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे ये जो 54 है, तो यहाँ 1 1 है, 1 1 2 होता है, और ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा ही है 54, तो ये वैल्यू हमारे पास। तो हम अब इसके बाद का अगला स्टेप क्या करना है, इस इक्वेशन से हम एक्स लिख लेंगे, बाकी सबको राइट एक्स यहाँ पे रख के रोक के रखो, और बाकी सबको उधर भेजते जाओ। तो ये पॉजिटिव उधर जाएगी निगेटिव में, निगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव में। तो इस तरह से हम एक्स निकाल लेंगे, और सिमिलरली हमें वाई और जेड में मिलेगी। वाई जेड भी 1/15 1/54 इन सब के साथ मल्टीप्लाई था। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन आया। इक्वेशन आने के बाद एक चीज़ जो है यहाँ पे, अब अगर आप लोग को समझाऊँ तो देखो, वापस से मैं आता हूँ मेरे इस पे इंट्रोडक्शन वाले पे। तो यहाँ पे आइट्रेशन में जैसे एक्स नॉट है, ये वाई नॉट हमारा जेड नॉट है। तो जैसे ही आगे बढ़े, यहाँ एक्स नॉट आना चाहिए था, लेकिन एक्स वन आ गया। मतलब हमें सिर्फ वाई नॉट और जेड नॉट का ही काम है, एक्स नॉट का नहीं। तो जैसे कि वाई नॉट और जेड नॉट को हमें फर्स्ट स्टेप में 0 एज्यूम करना है, ठीक है। एज्यूम इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। इसको हमें ये चीज़ एज्यूम करनी है। अब ये चीज़ एज्यूम करेंगे क्योंकि हमें एक्स नॉट का काम नहीं है। तो एक्स नॉट होता तो उसको भी 0 एज्यूम करते फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि क्वेश्चन में उसका कोई हमें दिया रखा है, तो हम 0 लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा एक्स नॉट और ये वाई नॉट और जेड नॉट है। तो यहाँ पे तुम इसको वाई नॉट को 0 कर लो और जेड नॉट को भी 0 कर लो, एज्यूम, ठीक है। एक्स नॉट और जेड नॉट को हमने 0 एज्यूम कर लिया, ठीक है। 0 एज्यूम करने के बाद हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे वाई नॉट और जेड नॉट को 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करते ही हमें क्या मिलेगा x1। तो अगले स्टेप में x नॉट नहीं लिखना, x1 हमें मिल गया है, तो इस वजह से हम x1 लिखेंगे। जो हमें पता चल गया अगले स्टेप में उसी को लिखना है। अगले स्टेप में यहाँ पे एक्स नॉट जेड नॉट ना आके यहाँ पे x1 आ जाएगा, और जेड नॉट हमें नहीं पता है, तो जेड नॉट ही रह जाएगा ये। तो यहाँ 0 सब्सिट्यूट करेंगे, लेकिन x1 की जगह यहाँ पे 3.1481 पुट करेंगे। कैलकुलेटर में जैसे ही ये पुट करोगे ये दोनों का वैल्यू, तो तुम्हें मिलेगा 3.5408। अब हमें x1 और y1 दोनों पता है, और z1 में हम ना कि x नॉट y नॉट लिखने की जगह हम यहाँ पे जो हमें पता है वो लिखेंगे। x1 y1 हमें पता है अब, तो हम 3.148 और यहाँ पे 3.5408 जो भी हमारा वैल्यू है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे। सब्सिट्यूट करते ही हमें वैल्यू मिलेगी 1.9132। अब आइट्रेशन 2 पे जाएंगे। आइट्रेशन 2 पे जाने के बाद यहाँ पे पहले स्टेप में तो हमें कुछ नहीं पता, इससे पहले हमने कुछ निकाला नहीं है, तो पहला तो स्टेप तो बिल्कुल सेम रहेगा, y1 z1। क्योंकि y1 z1 हमें पता है, तो हम y1 z1 यहाँ से सब्सिट्यूट करेंगे। सब्सिट्यूट करने के बाद हमें मिल जाएगा x2। लेकिन अगले स्टेप में यहाँ x1 ना लिख के x2 की वैल्यू पुट करेंगे, और x2 की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे, और z1 तो हमें आगे आगे है, तो z1 तो हमें पता नहीं है, तो z1 को z1 ही रखेंगे, z2 नहीं करेंगे, क्योंकि z2 तो बाद में पता चलने वाला हमें। तो z1 रह गया। तो z1 का वैल्यू हमें लास्ट स्टेप में पता है, और x2 का हमें इस स्टेप में पता है। तो यहाँ पे पुट करते ही कैलकुलेटर आपको ये वैल्यू देगी। और फिर इस वैल्यू को जो y2 की वैल्यू है और x2 की वैल्यू है, वो हम z2 में पुट करेंगे, क्योंकि हम x1 व y1 नहीं, वहाँ पे 2 पुट करेंगे, क्योंकि हम पिछले वाले स्टेप से नहीं देखते। अगर हमें इस स्टेप का चीज़ें मालूम हो, तो जहाँ नहीं मालूम है वहीं पे हमने पिछले वाला स्टेप का यूज़ किया है। जब हमें मालूम है तो हम पीछे वाले स्टेप में क्यों जाएंगे, हम इसी स्टेप के साथ चलेंगे, ठीक है। और इसी तरह से सिमिलरली आगे बढ़ेंगे। i3 वाले में भी वही चीज़ होगा। 2 वाली तो सेम रहेगी, क्योंकि इससे पहले तो कुछ फाइंड आउट नहीं किया, तो ये वैल्यू आई। तो और x3 आ गया हमारे पास, तो x3 आ गया, तो यहाँ पे x3 को सब्सिट्यूट किया। अब x3 को यहाँ पे सब्सिट्यूट किया, तो अब हमारे पास x3 y3 दोनों हैं, तो x3 y3 दोनों को सब्सिट्यूट किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आया, ठीक है। अब ये वैल्यू आने के बाद हम आते हैं हमारे फोर्थ आइट्रेशन पे। अब फोर्थ आइट्रेशन पे जब हम वैल्यू को सब्सिट्यूट करने के लिए लिखेंगे, जैसे x4 y4 z4 है, सिमिलरली y3 z3 तो सेम रहेगा, बस यहाँ से x4 निकलेगा, तो यहाँ x4 सब्सिट्यूट होगा। यहाँ से x4 y4 दोनों आ गया, तो यहाँ पे दोनों सब्सिट्यूट होगा, और दोनों सब्सिट्यूट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1.9260, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचोगे ना, तो आप खुद से जब वैल्यू फाइंड आउट कैलकुलेटर में किए होगे, तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि हाँ, पिछले बार जैसे ही वैल्यू आ रही है। आपको जब कैलकुलेटर से जब खुद से टाइप करोगे, खुद से जब आंसर इक्वल टू आपको ये चीज़ दिखेगी, और अगले स्टेप में भी यही चीज़ आपको सिमिलर दिख जाएगी, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं होगा। खुद ही आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, अब सिमिलरिटीज़ आने लगी है, तो हम अप्रोक्सीमेशन एक बार चेक करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ आप लोगों की, मैं थर्ड डेसिमल तक का अप्रोक्सीमेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारा ये i3 है, i3 में अप्रोक्सीमेशन लेंगे, तो देखो अब इसका एप्लीकेशन, ये अप्रोक्सीमेशन थर्ड डेसिमल प्लेस तक हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखो, ये क्या है हमारा 2.4
6 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 0.0003 मतलब पॉइंट के बाद 3 जीरो के बाद 3 आ गया, मतलब ऑलमोस्ट समझो ये 0 ही है, बिल्कुल नेग्लिजिबल वैल्यू। तो हम यहाँ पे 5 की जगह 6 आराम से लिख सकते हैं। इसको राउंड ऑफ भी बोलते हैं। आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा कि यहाँ से 5 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। इसको हम लोग बेसिकली राउंड ऑफ ही कर रहे हैं एक तरह से। अब यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेशन के लिए राउंड ऑफ सबसे सही मेथड है, राउंडिंग ऑफ कर दो। 5 से ज़्यादा दिख रहा है तो, और काफ़ी ज़्यादा दूर था, भाई नियर बाई में होता तो उतना नहीं करते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा था, 3 जीरो के बाद कोई वैल्यू आ रही थी तो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जा रही थी वो। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे वैल्यू की। तो ये हमारा क्या है, आपको ये 9 दिख रहा है, ठीक है। अब 9 दिख रहा है तो ऑब्वियसली 9 तो बहुत 5 से तो बहुत आ गया है, तो यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख देंगे ना, वो 9 को हटा के, तो 3.573 लिख दिया। अब सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली यही लिख देंगे क्योंकि आगे 0 है, तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करेंगे, बस 9 to 6 लिख देंगे। अब आइट्रेशन 4 पे आते हैं। आइट्रेशन 4 पे जब हम लोग आते हैं तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हम इसको यहाँ पे 5 से ज़्यादा है ना, ये आगे जो वैल्यू है, अगर 5 से ये ज़्यादा है तो हम यहाँ 5 को 6 लिख सकते हैं राउंड ऑफ में, तो 2.426, ठीक है। अब यहाँ जब राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ 0 है तो हमें कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करना है, हमें बस डायरेक्टली लिख देना है। और यहाँ पे भी 0 है तो हमें कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करना है, बस हमें डायरेक्टली लिख देना है 9 to 6, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी वैल्यू एग्जैक्टली मैच हो रही है, ठीक है। आपको ये चीज़ खुद बिना अप्रोक्सीमेशन के भी आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है, क्योंकि देखो ना 1.9 3.5 2.4 1.9 3.5 2.4 आगे में एग्जैक्टली ना के बराबर वो आ गई है। एक दो की वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, जैसे इसकी और इसकी 4 वाले की और 3 वाले की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ चुकी है। तो इस पोजीशन पे आप लोगों को फील आ जाएगा कि हाँ, अब हमें स्टॉप कर जाना है, अब हमें हमारा रूट का वैल्यू मिलेगा, मतलब हमारे रूट का वैल्यू बेसिकली अगर बोलूँ तो हमारा XYZ का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, थर्ड एंड फोर्थ आइट्रेशन की जो वैल्यू है हमारी, जैसे थर्ड एंड फोर्थ आइट्रेशन वैल्यूज जो है सेम अप टू थर्ड डेसिमल प्लेसेस, ये लाइन लिख देना क्योंकि थर्ड डेसिमल प्लेसेस तक हमने किया है। और हेंस अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज, हमारा x का वैल्यू ये आया, y का वैल्यू ये वाला आया और z का वैल्यू 1.26। इस तरह से हमारा ये तीनों वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ये तीनों हमारा ये वैल्यू आया है, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोगों का वैल्यू 4.425 और यहाँ पे 3 और इस तरह से मैच करके हल्की फुल्की अगर चेंजेस हो गए तो टीचर आपको मार्क्स नहीं काटेगा, आपको चेक करके वो फुल मार्क्स देगा, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा मोड़ा किसी का भी हल्का फुल्का फ़र्क पड़ जाता है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना है, एग्जैक्टली सेम होना ज़रूरी नहीं है, हल्का फुल्का डिफरेंस होगा तो चलेगा। अब यहाँ पे 4 की जगह 5 6 हुआ तो ये ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे दिक्कत करेगा। बाकी सेकेंड लेटर के बाद अगर कोई थोड़े से भी आपका अप्रोक्सीमेशन उनके आंसर से मैच नहीं हो रहा हो, तब भी आपको फुल नंबर मिलेंगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन मतलब अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप बस कैलकुलेटर में अच्छी प्रैक्टिस रखना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर में अच्छे से हर चीज़ समझ में आई हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।